जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल द वीपी स्पिरिट पर। इस वीडियो में कवर किया जाएगा घटनासार उत्तर प्रदेश समसामयिकी 2025। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो है सलखन जीवाश्म पार्क यूनेस्को की अस्थायी सूची में जो है शामिल है। सोनभद्र में सलखन जीवाश्म पार्क को हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी सूची यानी टेंटेटिव में शामिल कर लिया गया है, जो विश्व धरोहर स्थल घोषित किए जाने की दिशा में प्रथम औपचारिक कदम है। यह कदम जो है साइट के महत्व के वैज्ञानिक सत्यापन और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और इको टूरिज्म विकास बोर्ड के समन्वित प्रयासों के उपरांत उठाया गया। यह जीवाश्म पार्क जो है उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है, यहाँ पर रॉबर्ट्सगंज से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर संलखन गांव में स्थित है। यह विश्व के सबसे पुराने जीवाश्म स्थलों में से एक है, जहां लगभग 1.4 अरब पुराने स्ट्रेमेटोलाइट्स और शैवाल जीवाश्म जो है पाए गए हैं। अस्थायी सूची में शामिल होना नामांकन की जो है पहले कदम है। यूनेस्को के अंतिम निर्णय में यह स्थल जो है निरीक्षण और मूल्यांकन शामिल होगा, जिसमें आमतौर पर लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। तो ध्यान रखना है कि अभी फिलहाल में इसे अस्थायी सूची में शामिल कर लिया गया है। यूनेस्को को जो अंतिम निर्णय आने में इसका सबसे पहले निरीक्षण और मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें जो है लगभग 1 वर्ष का समय लगेगा। तो फिलहाल अभी है कि जो संलखन जीवाश्म पार्क है, इसे अस्थायी सूची में शामिल कर लिया गया है। 21 जून 2025 को यूपी टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस लखनऊ के मध्य इस संदर्भ में समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किए गए। उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर में इसरो का रॉकेट परीक्षण, ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के जो कुशीनगर में है, यहाँ पर इसरो का रॉकेट परीक्षण हुआ। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के तमकुही राज तहसील में स्थित जंगलपुट्टी गांव में जो है 14 जून 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसरो ने जो है रॉकेट प्रशिक्षण का जो है सफल परीक्षण किया। यह जो परीक्षण है इसरो के वैज्ञानिकों के देख रेख में थ्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड ने किया, जो पूरी तरह सफल रहा। परीक्षण के तहत रॉकेट जो है 1.1 किमी की ऊंचाई पर गया। इसके बाद रॉकेट से एक छोटा उपग्रह जो है बाहर निकला और जब उपग्रह 5 मीटर नीचे गिरा तो उसका जो है पैराशूट खुल गया, जिसकी मदद से उपग्रह 400 मीटर के अंदर धरती पर वापस आ गया। साथ ही रॉकेट भी पैराशूट के सहारे जो है नीचे उतर गया। 15 किलो वजनी इस रॉकेट में 2.26 किलो ईंधन का जो है प्रयोग किया गया। प्रशिक्षण के बाद जो है 2.6 सेकंड के लिए ईंधन जला और रॉकेट उपग्रह को ऊपर ले गया। उत्तर प्रदेश में इसरो के द्वारा किया गया जो है पहला परीक्षण है, इसलिए हम वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे पूर्व जो है ऐसे परीक्षण जो है अहमदाबाद में किए गए थे। तो ये फिलहाल उत्तर प्रदेश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के लिए जो है सबसे पहला यानी प्रथम परीक्षण होगा। यह परीक्षण अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले एक बड़े आयोजन की प्रस्तावना थी, जिसमें युवाओं द्वारा बनाए गए लगभग 900 उपग्रहों का परीक्षण किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है 20 जून 2025 को आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का जो है उद्घाटन किया, जो उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह जो है 91.35 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 7,283 करोड़ रुपए से अधिक लागत से तैयार हुआ और राज्य सरकार के इस विजन का हिस्सा है, जिसमें उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे स्टेट के रूप में स्थापित करने और क्षेत्रीय संपर्क, निवेश और औद्योगिक विकास को गति देने का लक्ष्य है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को आजमगढ़, संत कबीरनगर, अंबेडकर नगर और गोरखपुर जैसे प्रमुख जिलों को जोड़ता है। पूर्वांचल में बुनियादी ढांचे और आर्थिक पुनरुत्थान की दिशा में उत्तर प्रदेश की व्यापक पहल का हिस्सा है। इस परियोजना के जो है अंतर्गत कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय विकास को जो है बढ़ावा
देने के साथ ही राज्य को बीमारों की छवि से उबारकर एक नए मॉडल राज्य के रूप में जो है प्रस्तुत किया जा रहा है। नेक्स्ट है लखनऊ में प्रदेश का जो है पहला स्पेस एस्ट्रोनॉमी पार्क। तो लखनऊ में जो है प्रदेश का जो है पहला स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी पार्क बनेगा। इसके लिए जो है चक गजरिया सिटी में 10 एकड़ भूमि जो है चिन्हित की गई है। इसके लिए आदेश जो है 16 मई 2025 को जारी किया गया। विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी विभाग और एलडीए के सहयोग से बनने जा रहे यह पार्क न सिर्फ लखनऊ के लिए नया शैक्षणिक पर्यटन स्थल बनेगा, बल्कि यह उत्तर भारत का जो है पहला ऐसा विशिष्ट केंद्र होगा जो अंतरिक्ष, खगोल विज्ञान और विज्ञान की रोचक जानकारी में आम लोगों तक भी पहुंचाएगा। नेक्स्ट है पार्क को विकसित करने की जिम्मेदारी जो है उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की होगी। एलडीए इसके लिए जो है 10 एकड़ जमीन देगा। इसके लिए विशेषज्ञों की मदद से जो है डिजाइन तैयार किया जाएगा। डिजिटल प्लेनेटोरियम में जो है 360 डिग्री डोम थिएटर बनेगा। लोग जो है आकाशगंगा, तारों की गतिविधि, चंद्र सूर्य ग्रहण जैसी जो है घटनाएं 3D में देख सकेंगे। इस पार्क में जो है स्पेस म्यूजियम और रॉकेट गैलरी भी बनेगी। इसमें जो है चंद्रयान, मंगलयान उपग्रहों की जो है प्रकृतियाँ और जानकारी होगी। रात को लोग बड़े टेलीस्कोप से चंद्रमा, बृहस्पति, शनि जैसे ग्रहों और तारों को भी देख सकेंगे। छोटों बच्चे के लिए जो है विज्ञान से जुड़े खेल हुआ, रॉकेट मॉडलिंग, रोबोटिक्स किट, माइक्रो लैब्स होंगे। पार्क में ग्रहों के विशालकाय मॉडल लगेंगे जिससे जो है लोग सूर्य से नेपच्यून तक यात्रा कर सकेंगे। नेक्स्ट अब है लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क यानी यूसीसीएन की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए नामित किया गया है। तो जून 2025 में जो है लखनऊ को यूनेस्को के क्रिएटिविटी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में जो है शामिल करने के लिए नामित किया गया। यह नामांकन अवधी व्यंजनों की समृद्ध परंपरा और लखनऊ के विविध स्वादों पर आधारित नामांकन का प्रस्ताव विश्व धरोहर केंद्र यानी वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में जो प्रस्तुत किया गया। यह प्रयास लखनऊ को वैश्विक गैस्ट्रोनॉमी संस्कृत मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में किया गया है। इस नामांकन उद्देश्य लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटी गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिलाना है। लखनऊ में नवाबी, शाकाहारी, मिठाई और स्ट्रीट फूड की परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना और भारत के पाक विरासत को विश्व मंच पर प्रस्तुत करना। लखनऊ की ओर से यह आवेदन उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन विभाग ने किया है। केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध संस्कृत सलाहकार जो है आभा नारायण लांबा की टीम को नामांकन डोजियर तैयार करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी। जून 2025 के अंत तक विस्तृत डाटा प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर जो है यूनेस्को की टीम लखनऊ का दौरा कर सकती है। लखनऊ स्वाद, संस्कृति और विविधता का संगम है। यहाँ पर जो है मांसाहारी में टुंडे कबाब, काकोरी कबाब, दम बिरयानी, मटन कोरमा और शाकाहारी में दुर्गा के खस्ते, बजपाई की पूरी, चूड़ा मटर है। निमिष मिठाइयों में मोतीचूर, लड्डू हुआ, मलाई पान आदि प्रसिद्ध हैं। यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटी नेटवर्क यूसीसीएन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के द्वारा 2004 में की गई थी। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में जो है रचनात्मक को सतत विकास का मुख्य आधार बनाना है। अगला देख लेते हैं उत्तर प्रदेश नियोजन विभाग द्वारा 2023-24 के सकल जिला घरेलू उत्पाद के आंकड़े जारी। तो प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था में योगदान के मामले में पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच बड़ा अंतर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में जो है 48.51%, जबकि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले कुल 27.59% का जो है योगदान दे रहे हैं। राज्य के 75 जिलों में से 43 जिले ऐसे हैं जिनका कुल योगदान 1% से भी कम है। उत्तर प्रदेश नियोजन विभाग की अर्थ एवं संख्या प्रभाग ने वर्ष 2023-24 के सकल जिला घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को जून 2025 में जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि
राज्य के जो है जीएसडीपी में राज्य की केंद्रीय यानी मध्य संभाग का योगदान 18.63%, तो बुंदेलखंड संभाग का योगदान जो है कुल 5.27% है। 2023-24 में राज्य की कुल जीएसडीपी 25.63 लाख करोड़ रुपए है, जो 13.5% की उल्लेखनीय वृद्धि को प्रदर्शित करती है। आंकड़ों के अनुसार जिलों की जिला घरेलू उत्पाद में श्रावस्ती जिला अंतिम स्थान पर है। इस जिले की सकल जिला घरेलू उत्पाद कुल जो है 0.34% है। तो ध्यान रखना है कि आंकड़ों को जिलों की जो सूची के अनुसार जिला घरेलू उत्पाद में जो है सबसे अंतिम पर श्रावस्ती जिला है, जिसका जो सकल घरेलू उत्पाद है 0.34% है। जबकि सर्वाधिक पिछड़े जिलों में दूसरे नंबर पर चित्रकूट, जिसकी जो है जिला घरेलू उत्पाद 0.45% है, तथा तीसरे नंबर पर जो है संत कबीरनगर जिला है। संत कबीरनगर जिले की जो डीडीपी है वो है 0.47%। वहीं सकल जिला घरेलू उत्पाद डीडीपी की जो है गौतम बुद्ध नगर नोएडा 10.30% योगदान के साथ जो है पहले स्थान पर है। लखनऊ जो है दूसरे स्थान पर है, इसका योगदान जो है 5.33% है। जबकि गाजियाबाद जो है 4.37% योगदान के साथ तीसरे नंबर पर है। 3.03% योगदान के साथ आगरा चौथे और 3.00% के साथ साथ कानपुर नगर 5वें स्थान पर है। तो ध्यान रखना है, सबसे अधिक तो किसका है, गौतम बुद्ध नगर का, उसके बाद लखनऊ का है, उसके बाद गाजियाबाद। 3 आप लोग इसे याद कर लीजिए। और लास्ट सबसे अधिक सबसे कम जो किसका है, श्रावस्ती का, उसके बाद किसका है, चित्रकूट जिले का। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसी का है, 2.9% योगदान के साथ प्रयागराज छठे और 2.43% के साथ मेरठ 7वें स्थान पर और 2.23% योगदान के साथ बरेली 8वें, 2.02% योगदान के साथ गोरखपुर 9वें और 1.99% योगदान के साथ वाराणसी सिर्फ 10 यानी 10वें स्थान पर है। शीर्ष 10 जिले प्रदेश के कुल जीडीपी में जो है 38.0% योगदान दे रहे हैं। जो टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के जीडीपी में 38.3% का योगदान दे रहे हैं। उल्लेखनीय है कि एक साल पूर्व यानी वर्ष 2022-23 में कानपुर नगर की जीडीपी में चौथे नंबर पर था, लेकिन 2023-24 में आगरा ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए कानपुर नगर को पीछे छोड़ दिया, जिससे अब आगरा जो है चौथे और कानपुर नगर 5वें स्थान पर पहुंच गया है। 2022-23 में जो है सहारनपुर 12वें स्थान पर था, लेकिन 2023-24 में बेहतर प्रदर्शन करते हुए अलीगढ़ ने सहारनपुर को जो है पीछे छोड़ दिया है। इस प्रकार सोनभद्र ने सीतापुर को पीछे छोड़ा है। सकल जिला घरेलू उत्पाद वाले शीर्ष 3 जिले 2023-24 देख लेते हैं। रैंक जिला कौन सा है, डीडीपी और उनका प्रतिशत कितना है। जो डीडीपी है लाख करोड़ों में है, तो सबसे फर्स्ट है जो है गौतम बुद्ध नगर, ये है 2.26 लाख करोड़ इसकी डीडीपी है। यह जो है परसेंट इसका है 10.30। लखनऊ है 1.42 लाख करोड़, इसका परसेंट है 5.33। गाजियाबाद तीसरे पर है, इसका डीडीपी है 1.17 लाख करोड़, यह जो प्रतिशत है इसका 4.37%। जिन जिलों में जो है डीडीपी का 1% से कम है उनमें औरैया है, भदोही है, कौशाम्बी है, महोबा है, मऊ है, कन्नौज है, कासगंज है, बलरामपुर है, इटावा है, फर्रुखाबाद है, ललितपुर है, शामली है, सिद्धार्थनगर है, चंदौली है, बांदा है, बागपत है, अमेठी है, एटा है, मैनपुरी है, हाथरस है, महाराजगंज है, प्रतापगढ़ है, हमीरपुर,
देवरिया है, सुल्तानपुर है, हापुड़ है, बलिया है, अम्बेडकर नगर है, पीलीभीत है, बस्ती है, जालौन है, संभलपुर, मिर्जापुर, फैजाबाद, कानपुर देहात, अमरोहा, रायबरेली, गाजीपुर, गोंडा और फतेहपुर जो फतेहपुर, ये सभी की शामिल हैं जिनकी जो GDP 1% से भी कम है योगदान। नेक्स्ट है, इस सूची में भदोही, कानपुर देहात और फिरोजाबाद को देखकर थोड़ी हैरानी हो सकती है क्योंकि ये तीनों जिले उद्योग बाहुल हैं। भदोही का कालीन जो है पूरे विश्व में निर्यात होता है। कानपुर देहात में उद्योग की अच्छी खासी संख्या है और फिरोजाबाद कांच के कारोबार के लिए जो है पूरे देश में जाना जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, यूपी के ललितपुर में ब्लॉक ड्रग फार्मा पार्क का निर्माण। तो हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने ललितपुर जिले में एक विशाल और आधुनिक ब्लॉक ड्रग फार्मा पार्क की जो है स्थापना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य जो है भारत को चीन पर निर्भरता से मुक्त कराना और फार्मा सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाना। इस परियोजना को बढ़ावा देने के लिए जो है यूपी सरकार ने गुजरात की फार्मा कंपनी से जो है भागीदारी किया है। फार्मा पार्क के पहले चरण में जो है 352 एकड़ भूमि पर काम शुरू हो चुका है, जबकि भविष्य में इसे 5000 एकड़ तक विस्तारित किया जा सकता है। इस पार्क के लिए जो है आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी पहले ही मिल चुकी है और मास्टर प्लान को भी स्वीकृति मिल चुकी है। इस परियोजना के तहत 67% क्षेत्र उद्योगों के लिए, 13% हरित क्षेत्र के लिए और शेष जो है बुनियादी सुविधाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। परियोजना के तहत भूमि जो है 90 वर्ष की लीज पर रुपये 75 से 77 लाख प्रति एकड़ की दर से उपलब्ध कराई जा रही है, जो कंपनियों 35 से 50 एकड़ की एंकर यूनिट्स स्थापित करेंगी। उन्हें अतिरिक्त 10% की छूट जो है मिलेगी। वन टाइम पेमेंट करने वालों को अतिरिक्त 2% छूट दी जाएगी। साथ ही यूपी फार्मा और मेडिकल डिवाइसेस नीति 2023 के तहत पूंजी ब्याज पर सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी माफी, पेटेंट व क्लिनिक ट्रायल सहायता, 10 वर्ष तक बिजली शुल्क माफी और गुणवत्ता प्रमाणन पर सब्सिडी जैसे अनेक प्रोत्साहन जो है योजनाएं लागू की गई हैं। परियोजना में प्रमुख भागीदारी कंपनियों में जो है भारत बायोटेक और डॉक्टर रेड्डी लैब्स जैसे अग्रणी कंपनियों को पहले भूमि आवंटित की जा चुकी है और उन्होंने अपनी इकाइयों की स्थापना शुरू कर दी है। अब तक 26 कंपनियों ने इसमें जो है रुचि दिखाई है, जिनमें जो है नाटको NATCO फार्मा है, वाइन्स बायो प्रोडक्ट और रॉकवेल इंडस्ट्री प्रमुख हैं। ललितपुर का चयन इसलिए भी किया गया क्योंकि यह जो है भारत के भौगोलिक केंद्र के समीप है, जहां से पूर्वी और पश्चिमी समवर्ती रेल फ्रंट कॉरिडोर गुजरते हैं। राज्य में 14 हवाई अड्डे हैं, जिसमें जो है 6 अंतर्राष्ट्रीय और पार्क में एक समर्पित हेलीपैड भी प्रस्तावित है। पार्क में लैब, टेस्टिंग, R&D, इंक्यूबेशन सेंटर, क्लाइमेट कंट्रोल वेयरहाउस और तकनीकी सहायता सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। उत्तर प्रदेश का यह जो है पहला पूर्णतः राज्य निधि आधारित जो है फार्मा पार्क है, जिसमें केंद्र सरकार की कोई धनराशि नहीं ली गई है। UPSIDA ने फार्मा क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए जो है प्रोमोट फार्मा नाम से एक सेक्शन 8 कंपनी की शुरुआत की है। पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण। अब हम लोग देख लेते हैं न्यू है नेक्स्ट। तो पुलिस भर्ती में जो है अग्निवीरों को जो है 20% क्षैतिज आरक्षण। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत जो है 4 साल की सेवा पूरी कर चुके जो है पूरे अग्निवीरों को पुलिस बल में शामिल करने के लिए जो है एक बड़ा निर्णय लिया है। 3 जून 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो है अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट ने पुलिस भर्ती की विभिन्न श्रेणियों जैसे कि कांस्टेबल हुआ, PAC हुआ, घुड़सवार, कांस्टेबल और फायरमैन में जो है 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण की मंजूरी दी। यह आरक्षण सभी मौजूदा वर्गों जैसे कि सामान्य, SC, ST और OBC में लागू होगा और पात्र पूर्व अग्निवीरों की आयु सीमा 3 साल की जो है छूट भी दी जाएगी।
इस निर्णय का जो उद्देश्य है पूर्व अग्निवीरों की सेवा के बाद रोजगार सुनिश्चित कराना और पुलिस बल की अनुशासन व दक्षता को जो है बढ़ाना है। केंद्र सरकार की 2022 में शुरू की गई अग्निपथ योजना के तहत 17.5 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को 4 साल तक जो है सैन्य सेवा का अवसर दिया जाता है, जिनमें 25% को अस्थायी सेवा मिलती है और बाकी इसको सेवानिधि पैकेज देकर जो है बाहर कर दिया जाता है। यूपी सरकार का जो यह निर्णय न केवल सामाजिक और आर्थिक रूप से सहायक है, बल्कि यह अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श मॉडल भी बन सकता है। चलिए नेक्स्ट आप देख लेते हैं। पहली जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन की जो है शुभारंभ। तो 26 मई 2025 को जो है भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है। यह ट्रेन जो है कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य को दुधवा टाइगर रिजर्व से जो है जोड़ती है, जिससे जो है यात्रियों को उत्तर प्रदेश की समृद्ध जो है जैव विविधता का अनुभव मिलता है। वर्तमान में यह सेवा जो है सप्ताहांत पर संचालित हो रही है, लेकिन भविष्य में इसे जो है दैनिक परिचालन में विस्तारित करने की योजना है, ताकि यह जो है वर्ष भर अधिक पर्यटकों के लिए उपलब्ध हो सके। विस्टाडोम ट्रेन पहल जो है उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड की एक गंतव्य तीन वन थीम का जो है हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है दुधवा जो टाइगर रिजर्व है, कतरनिया और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को एक संयुक्त पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना। नेक्स्ट आप देख लेते हैं बफर में सफर योजना। तो 26 मई 2025 को जो है उत्तर प्रदेश वन एवं वन्यजीव विभाग ने जो है बफर में सफर योजना के नाम से एक नई इको टूरिज्म जो पहल जो है शुरू की है। इस योजना का जो प्राथमिक लक्ष्य है ये बाघ अभ्यारण्यों के बफर क्षेत्रों में सतत और पर्यावरण अनुकूलन पर्यटन को जो है बढ़ावा देना है। इसका जो उद्देश्य है स्थानीय समुदायों को पर्यटन क्षेत्र में प्रशिक्षित और रोजगार के जो है अवसर प्रदान कर सशक्त बनाना, साथ ही जैव विविधता संरक्षण और समुदाय के नेतृत्व में प्रोत्साहन करना। यह पहल जो है उत्तर प्रदेश को भारत की अग्रणी इको टूरिज्म गंतव्य बनाने में सहायता होगी, यानी सहायक होगी। पर्यटन हुआ, संरक्षण और स्थायी रोजगार एकीकृत दृष्टिकोण आर्थिक विकास के साथ पारिस्थितिकी स्थिरता को संतुलन करने के इच्छुक अन्य राज्यों के लिए भी यह एक मॉडल बन सकता है। यह योजना दुधवा, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी के प्रमुख बाघ रिजर्व बफर जोन में लागू की जा रही है। सोहगी बरवा और करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य जैसे पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी जो है इसमें शामिल किया गया है। दुधवा टाइगर रिजर्व में एक अत्याधुनिक सूचना केंद्र स्थापित किया गया है, जो आगंतुकों को क्षेत्र की वनस्पतियों, जीव और संरक्षण प्रयासों की जो है शैक्षिक जानकारी प्रदान करेगा। नेक्स्ट है बनारसी शहनाई और बनारसी तबला को जीआई टैग। तो 15 अप्रैल 2025 को जो है बनारसी शहनाई हुआ और बनारसी तबला को जो है जीआई टैग यानी भौगोलिक सांकेतिक जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है, जिससे जो है वाराणसी की समृद्ध सांस्कृतिक और शिल्प विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर जो है मान्यता मिली। बनारसी शहनाई तो पारंपरिक सुशीर वाद्य यंत्र है, जिससे की जो जड़ें हैं बनारस घराने से जुड़ी हुई हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इसे विश्व भर में जो है प्रसिद्ध बनाया है। प्रदेश में शहनाई वादक को शुभ और दिव्य माना जाता है, जो शादियों को धार्मिक अनुष्ठानों और मंदिर समारोह में जो है बजाई जाती है। बनारसी तबला तो बनारसी तबला घराना जिसे पूरब घराना के नाम से भी जाना जाता है, की उत्पत्ति जो है वाराणसी में हुई है। लयबद्धता, स्वर स्पष्टता और पखावज प्रभाव इसे जो है अन्य तबला शैलियों से अलग बनाते हैं। इसमें जो है कथक नृत्य के साथ विशेष रूप से संगत किया जाता है। इस विधा के प्रमुख कलाकारों में पंडित अनोखेलाल मिश्र, पंडित किशन महाराज, पंडित समता प्रसाद आदि शामिल है। भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग एक ऐसा नाम या चिन्ह है जिसका उपयोग जो है उन विशेष उत्पादों में किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से जुड़े हैं। यह टैग जो है 10 वर्षों के लिए वैध होने के साथ साथ दूसरों द्वारा नकल या अनुकरण के लिए जाने से बचाता है। शहनाई और तबला को जीआई टैग मिलने के बाद उत्तर प्रदेश तमिलनाडु को पीछे छोड़कर सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला जो है राज्य बन गया है। वर्तमान में जून 2025 तक जो है उत्तर प्रदेश के पास 77 जीआई टैग जो है प्रमाणित उत्पाद हैं। वहीं तमिलनाडु के पास जो है इसकी अवधि तक जो है
69 यानी 69 GI टैग उत्पाद है। उत्तर प्रदेश में अकेले वाराणसी में जो है 32 GI टैग वाले उत्पाद हैं। चलिए नेक्स्ट अब देख लेते हैं मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना। तो उत्तर प्रदेश में जो है लघु एवं सीमांत किसानों को सस्ते दर पर ऋण व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री समृद्ध किसान कृषक मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का प्रस्ताव मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ ने दिया है। 19 मई 2025 को लखनऊ में सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ प्रस्तावित योजना की रूपरेखा की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने लघु एवं सीमांत किसानों की आय में वृद्धि व सशक्तिकरण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रस्तावित मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना इस दिशा में एक प्रभावी कदम सिद्ध होगा। योजना में जो है नाबार्ड के साथ साथ सहकारी बैंकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। योजना का जो है विस्तृत प्रस्ताव शीघ्र ही तैयार करने की निर्देशित संबंधित अधिकारियों को दिया गया है। नेक्स्ट है गोरखपुर में प्रदेश के चौथे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का जो है प्रस्ताव। तो उत्तर प्रदेश में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम कानपुर लखनऊ में ही है, जबकि ऐसा एक स्टेडियम वाराणसी में निर्माणाधीन है। प्रदेश में ऐसा चौथा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो है गोरखपुर में ताल नदौर में बनेगा। 236 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में जो है 50 एकड़ भूमि पर बनने वाले स्टेडियम में मुख्य परिसर का जो निर्माण है 45 एकड़ में होगा, जबकि 5 एकड़ भूमि में अन्य सुविधाओं का विकास होगा। 30,000 की क्षमता वाले इस 2 मंजिला स्टेडियम में जो है 11 पिचें, 7 मुख्य पिचें व 4 अभ्यास के लिए पिचें बनाई जाएंगी। परिसर में जो है 1500 गाड़ियों के लिए भी पार्किंग की सुविधा होगी। स्टेडियम का जो निर्माण है 18 माह में पूर्ण करने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आरबीआई ने लखनऊ स्थित HCBL कोऑपरेटिव बैंक का जो है लाइसेंस रद्द कर दिया। आरबीआई ने जो है लखनऊ स्थित HCBL कोऑपरेटिव बैंक का जो है लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने लखनऊ में स्थित HCBL कोऑपरेटिव बैंक का जो है मई 2025 में लाइसेंस को रद्द कर दिया है। आरबीआई की विज्ञप्ति ने कहा कि HCBL कोऑपरेटिव बैंक यानी बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की कुछ धाराओं की आवश्यकताओं के पालन में विफल रहा तथा बैंक का चलते रहना इसके जमाकर्ताओं के हित में नहीं है। साथ ही बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है, इसलिए लाइसेंस जो है रद्द किया गया है। बैंक ने 19 मई 2025 को शाम से कामकाज बंद कर दिया। लाइसेंस रद्द होने के बाद HCBL कोऑपरेटिव बैंक को तत्काल प्रभाव से जो है जमा और निकासी समेत अन्य कामकाजों से जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। बैंक परिसीमापन के बाद हर जमाकर्ता जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम यानी DICGC के तहत 5 लाख रुपए तक की अपनी जमा राशि पाने का हकदार होगा। नेक्स्ट है भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम व सुपर एलॉय प्लांट लखनऊ में उद्घाटन। तो भारत के सबसे बड़ी जो टाइटेनियम और सुपर एलॉय प्लांट का उद्घाटन लखनऊ में। तो रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 मई 2025 को लखनऊ में PTC ग्रुप के 50 एकड़ वाले परिसर में जो है देश के पहले टाइटेनियम सुपर एलॉय प्लांट का जो है उद्घाटन किया। 50 एकड़ में फैले नए टाइटेनियम संयंत्र की जो वार्षिक उत्पादन क्षमता 6000 टन है, जो इसे टाइटेनियम रीमेल्टिंग के लिए दुनिया की सबसे बड़ी एकल साइट सुविधा बनाती है। इसके द्वारा ब्रिटेन स्थित ट्रैक प्रिसीजन सॉल्यूशन का भारत के रक्षा इकोसिस्टम में जो है औपचारिक प्रवेश भी होगा। यह जो वैक्यूम आर्क रीमेल्टिंग VAR, इलेक्ट्रॉनिक बीम प्लाज्मा आर्क मेल्टिंग और वैक्यूम इंडक्शन मेल्टिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकी से लैस है। यह संयंत्र जो है भारत को घरेलू स्तर पर एरोस्पेस ग्रेड सामग्री का निर्माण करने में जो है सक्षम बनाता है। टाइटेनियम प्लांट के साथ साथ 7 अतिरिक्त उन्नत सुविधाओं के लिए आधारशिला रखी गई है। इनमें शामिल है एक एरोस्पेस प्रिसीजन कास्टिंग प्लांट जो सिंगल क्रिस्टल
कास्टिंग के उत्पादन में को जो है सक्षम करेगा। उच्च प्रदर्शन वाले जो है जेट इंजन के लिए महत्वपूर्ण घटक होगा। एरोस्पेस फोर्ज शॉप और मिल उत्पादन सुविधा। तो ध्यान रखना है कि एरोस्पेस फोर्ज शॉप और मिल उत्पादन सुविधा जिसे एरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए बिलेट वार और प्लेट आयात करने की आवश्यकता को जो है समाप्त करने के लिए डिजाइन किया है। नेक्स्ट है एक एरोस्पेस प्रिसिजन मशीनिंग शॉप जो रेडी टू असेंबल अल्ट्रा प्रिसिजन CNC मशीनीकृत घटकों के निर्यात का समर्थन करेगी। साथ में ये सुविधाओं एरोस्पेस विनिर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रणनीति पाउडर धातु कर्म सुविधा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ग्रेड मेटल पाउडर का उत्पादन करने के लिए तैयार है, जो भारत को इस क्षेत्र में उन्नत देशों के चुनिंदा समूह में जो है स्थान दिलाएगी। नेक्स्ट है स्ट्रॉयड अकादमी CNC मशीनिंग, रोबोटिक्स, वेल्डिंग और मेट्रोनिक्स में कौशल विकास के लिए एक केंद्र रूप में काम करेगी, जबकि R&D केंद्र मिश्र धातुओं और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों में नवाचार पर ध्यान केंद्रित करेगा। टाइटेनियम जो है पृथ्वी की भूप्रपटी में नौवां सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व है, जो एल्यूमीनियम, मोलिब्डेनम और लोहे सहित कई धातुओं के साथ मिश्र धातु तत्व के रूप में अहम भूमिका निभाता है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से जो है यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा पहल की जो है शुरुआत। तो 9 मई 2025 को जो है उत्तर प्रदेश सरकार की विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश एग्रीज कल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग AI प्रज्ञा पहल की जो है शुरुआत की गई। इस पहल का जो उद्घाटन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विश्व बैंक अध्यक्ष अजय बंगा के द्वारा लखनऊ में किया गया। यूपी एग्रीज परियोजना का उद्देश्य जो है पूर्वांचल और बुंदेलखंड के जो है 28 जिलों में जो है कृषि में क्रांति लाना है और महिलाओं को जो है 30% हिस्सेदारी के साथ लगभग 10 लाख किसानों को लाभ पहुंचाना है। इस योजना के अंतर्गत जो है राज्य सरकार को 6 वर्ष की अवधि के लिए विश्व बैंक से जो है 2,737 करोड़ रुपए का ऋण मिलेगा, जिसका जो प्रत्यक्ष लाभ किसान संगठनों, मछुआरों और कृषि आधारित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्राप्त होगा। राज्य सरकार इस परियोजना में जो है 1,166 करोड़ रुपए योगदान देगी, जबकि ऋण राशि को जो है 35 वर्षों में केवल 1.23% की ब्याज दर पर चुकाना होगा। इसके तहत जो है 10,000 महिला उत्पादक समूहों को जोड़ा जाएगा और 500 किसानों को जो है विदेश में भेजकर उन्हें अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यह योजना जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 और बुंदेलखंड के 7 जनपदों में लागू की जाएगी। AI प्रज्ञा पहल के अंतर्गत जो है राज्य सरकार का लक्ष्य जो है 10 लाख युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट तथा अन्य उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकी में जो है प्रशिक्षित करना है। यह कार्यक्रम AI, मशीन लर्निंग हुआ, डेटा एनालिटिक्स तथा साइबर सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रमाणन प्रदान करेगा, जिससे राज्य में अधिक रोजगार के अवसर तथा एक संपन्न स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का जो है मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। AI प्रज्ञा जो पहल को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, राजस्व सचिवालय, प्रशासन सहित विभिन्न राज्य विभागों के सहयोग से जो है लागू किया जाएगा। इस पहल से न केवल युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, बल्कि जो है सरकारी योजनाओं, खेती तथा स्वास्थ्य सेवा जैसे मुख्य क्षेत्रों में भी तकनीक की दक्षता में जो है वृद्धि होगी। इस कार्यक्रम के तहत जो है माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, HCL, वाधवानी फाउंडेशन, अमेजन, गूगल और A1AMB जैसे वैज्ञानिक वैश्विक प्रौद्योगिकी की प्रतिष्ठित कंपनियां राज्य सरकार के साथ मिलकर पूरे राज्य में जो है कौशल उन्नयन की पहल शुरू करेंगी। नेक्स्ट है जल संरक्षण मुहिम में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर शीर्ष पर।
तो जल संरक्षण के लिए जो चलाए जा रहे अमृत सरोवर निर्माण की पहल में जो है गोरखपुर प्रदेश में शीर्ष स्थान पर है। अभी तक प्रदेश में जो है 16,000 से अधिक अमृत सरोवर का जो है निर्माण किया गया है। 16,000 सरोवरों में सर्वाधिक 735 अमृत सरोवर गोरखपुर में बनाए गए हैं। इस मामले में जो है 600 से अधिक सरोवर का निर्माण कर जो है महाराजगंज दूसरे तथा 523 अमृत सरोवरों के साथ जो है प्रयागराज तीसरे स्थान पर है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 में मिशन अमृत सरोवर योजना की जो है शुरू की गया था तथा तो 2,25,561.49 करोड़ पूंजी लेखों का व्यय है। प्राप्तियों एवं व्यय के इन आंकड़ों के आधार पर 2025-26 में 79,516.36 करोड़ की राजस्व बचत जहां होगी, वहीं राजकोषीय घाटा रुपये इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है, आई थिंक देख लेते हैं एक बार। जी बिल्कुल, ये मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बजट 2025 वहाँ से कराने लगा था, जबकि उत्तर प्रदेश बजट यहीं से शामिल है। मुझे लगा कि उस साइड होगा, इसलिए मैं उस समय चला गया था। चलिए कोई नहीं, मैं यहाँ से स्टार्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए थे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 में मिशन अमृत सरोवर योजना को जो है शुरू किया था। तो ध्यान रखना है, यही मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो जल संरक्षण मुहिम में प्रदेश में गोरखपुर जो शीर्ष पर है। उसके बाद आया था उत्तर प्रदेश बजट 2025-26। तो अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का बजट 2025-26 को। तो उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जो हैं सुरेश खन्ना ने 20 फरवरी 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 को राज्य बजट विधानसभा में जो है प्रस्तुत किया। इसका जो रुपये यानी 8,08,736.06 करोड़ का यह जो बजट प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जो पूर्व वर्ष 2024-25 के बजट जो था 6,75,587 करोड़ के बजट ये वृद्धि है। कितना है, एक बार मैं अब इसे फिर पुनः रिपीट कर देता हूँ। जो 2025-26 का बजट है, ये है 8,08,736.06 करोड़ रुपये। इसके साथ 2024-25 के बजट जो था उसका जो वृद्धि है, यानी किससे ज़्यादा है, 2024-25 से यह 6,675.57 करोड़ रुपए के बजट की तुलना में 9.8% जो है अधिक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बजट में 22% का हिस्सा जो बुनियादी ढांचे व इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए निर्धारित किया गया है, जबकि 13% जो बजट की शिक्षा के लिए, 11% जो है कृषि एवं समृद्धि योजनाओं के लिए, जबकि 6% जो है शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए तथा जो 4% है यह संसाधन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए निर्धारित किया गया है। तो ध्यान रखना है कि जो 22% हिस्सा जो होगा वो बुनियादी ढांचे व इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए दिया जाएगा, जबकि जो 13% बजट शिक्षा के लिए है, 11% जो है कृषि एवं समृद्धि योजनाओं के लिए है और 6% जो है शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए तथा जो 4% है यह संसाधन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट है, बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5% है। पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत जो है अवसंरचना, निर्माण, विस्तार और निवेश संबंधी व्यय शामिल है। 2025-26 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97% है, जबकि कुल 91,39,980 लाख रुपए अनुमानित है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। बजट में प्राप्तियां और व्यय देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो राज्य के 2025-26 के बजट में सरकार का कुल व्यय रुपये जो है 8,08,736.06 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जबकि कुल प्राप्तियां जो हैं 7,79,242.65 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। इसमें रुपए जो है 6,62,690.93 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां हैं तथा 1,16,551.72 करोड़ जो है पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। नेक्स्ट है, 5,50,172.21 करोड़ रुपए कर राजस्व में प्रदेश का स्वयं कर राजस्व जो है
2,95,000 करोड़ रुपए तथा केंद्रीय करों में राज्य का अंश जो है 2,55,172.72 करोड़ रुपए शामिल है। 2025-26 के दौरान प्रदेश सरकार का कुल व्यय रुपए जो है 8,08,736.06 करोड़ रुपए बजट में अनुमानित है। इसमें जो है 5,83,174.57 करोड़ रुपए जो है राजस्व लेखे का व्यय है। तथा जो है 2,25,561.49 करोड़ रुपए जो है पूंजी लेखे का व्यय है। प्राप्तियों एवं व्यय के इन आंकड़ों के आधार पर 2025-26 में 79,516.63 करोड़ रुपए की राजस्व बचत जहां होगी, वहीं राजकोषीय घाटा रुपए जो है 91,399.80 यानी 80 करोड़ अनुमानित है, जो 2025-26 के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 2.97% है। समेकित निधि की प्राप्ति यानी कुल प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात 29,493.41 करोड़ रुपए का घाटा बजट में अनुमानित है। लोक लेखे से जो रुपए है 9,500 करोड़ की शुद्ध प्राप्तियों के पश्चात 2025-26 में समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम जो है 19,993.41 करोड़ ऋणात्मक अनुमानित किया गया है। प्रारंभिक शेष रुपए जो है 20,240.81 करोड़ रुपए को हिसाब में लेते हुए 2025-26 में अंतिम शेष रूप में 247.40 करोड़ रुपए जो है अनुमानित हैं। कर प्राप्तियों के संदर्भ में बजट में 2025-26 के दौरान राज्य वस्तु एवं सेवा कर यानी स्टेट जीएसटी तथा वैट से 1,30,425 करोड़, आबकारी शुल्क से रुपए जो है 63,000 करोड़ रुपए, स्टाम्प एवं पंजीकरण से 38,150 करोड़ तथा वाहन कर से 14,000 करोड़ रुपए की प्राप्तियां का अनुमान जो है लगाया गया है। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण बजट की जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। तो बजट में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जो है 51,000 रुपए की जो है धनराशि को बढ़ाकर अब 1 लाख और विधवा पुनर्विवाह व उनकी पुत्रियों के लिए विवाह के लिए जो है अनुमन्य सहायता राशि को भी 1 लाख कर दिया गया है। तो ध्यान रखना है कि बजट में जो है मुख्यमंत्री जो सामूहिक विवाह योजना थी, पहले 51,000 रुपये मिलती थी, उसे बढ़ाकर अब 2025-26 में कर दिया गया है 1 लाख रुपए, और विधवा जो पुनर्विवाह तथा उनकी पुत्रियों के विवाह के लिए भी 1 लाख रुपए कर दिया गया है। प्रदेश में छात्राओं को उच्च शिक्षा और पढ़ाई की तरफ आकर्षित करने व ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने जो है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की जो है घोषणा बजट में की है। इसके तहत जो है कॉलेज में जाने वाली जो मेधावी छात्राओं को जो है निःशुल्क स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी। आउटसोर्सिंग पर रखे जाने वाले लाखों कंपनियों के वेतन में जो है वृद्धि की घोषणा करते हुए बजट प्रस्ताव में कहा गया है कि उन्हें जो है न्यूनतम 16,000 से 20,000 रुपये माह जो है वेतन दिया जाएगा। ऐसी कंपनियों की भर्ती में अब सीधे एजेंसियों के माध्यम से न होकर निगम के माध्यम से की जाएंगी। बजट में की गई घोषणा के अनुसार जो है राज्य सरकार इसके लिए जो है आउटसोर्सिंग भर्ती निगम बनाने जा रही है। संविदा पर रखे गए होमगार्ड, पीआरडी जवान, ग्राम चौकीदार, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी, एएनएम, संविदा से जुड़े एवं स्वच्छता से जुड़े सभी कार्मिकों को जो है मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत अंतर्गत जो है 5 लाख तक की निःशुल्क चिकित्सा का लाभ भी उपलब्ध कराने की घोषणा बजट में की गई है। 5 लाख रुपए तक जो है निःशुल्क इलाज के लिए ऐसे कर्मचारियों का मुख्यमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान कार्ड बनवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 80 जो है मेडिकल कॉलेज, जिनमें जो है 44 राज्य सरकार के द्वारा संचालित हैं एवं 36 निजी क्षेत्रों में संचालित हैं। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। वर्तमान में प्रदेश में राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज, चिकित्सालय संस्थान, विश्वविद्यालय एवं एमबीबीएस की जो है 11,800 सीटें तथा पीजी की 3,971 सीटें उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2025-26 में
यूजी पीजी हेतु कुल 10,000 सीटें जो है जोड़े जाने की घोषणा की गई है, जिनमें जो है 1500 सीटें जो है उत्तर प्रदेश से मिलेगी। बजट 2025-26 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर लखनऊ में स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव, हर जिले में जो है 100 एकड़ में पीपी मॉडल पर सरदार पटेल जनपदीय आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। संत कबीर के नाम पर 10 वस्त्रोद्योग पार्क तथा संत रविदास के नाम पर 2 चर्म उद्योग पार्क स्थापित किए जाने का जो है प्रस्ताव है। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम जन्म शताब्दी वर्ष के उनके सम्मान में जो है नगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। लखनऊ स्थित अटारी कृषि प्रक्षेप पर 251 रुपये करोड़ की लागत से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर जो है सीड पार्क की स्थापना का प्रस्ताव है। प्रत्येक कृषि मंडी में माता सबरी के नाम पर कैंटीन और विश्रामलय स्थापित करने की जो है घोषणा बजट में की गई है। मेधावी छात्राओं के लिए जो है 400 करोड़ रुपए की रानी लक्ष्मीबाई जो है स्कूटी योजना प्रस्तावित की है। माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर श्रमजीवी महिलाओं के लिए छात्रावास का जो है प्रस्ताव। प्रदेश में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के क्षेत्र में एक हब के रूप में जो है विकसित करने है, तो लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना के लिए जो है 5 करोड़ रुपए आवंटन तथा साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना हेतु जो है 3 करोड़ रुपए का जो प्रावधान आदि नई योजना जो है बजट में घोषित की गई है। नेक्स्ट है राज्य सरकार के द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति का सफलतम आयोजन किया जाएगा, जिसमें जो है लगभग 36 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। उक्त समिति में एक वर्ष के अंदर ही 6.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश से या तो वाणिज्यिक उत्पादन में प्रारंभ हो गया अथवा संबंधित परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण का निर्णय लिया गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे को कौसिया जनपद हरदोई तथा फर्रुखाबाद तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिए जो है 900 करोड़ रुपए की जो है व्यवस्था प्रस्तावित है। गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए जो है सोनभद्र से जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मेरठ के हरिद्वार से जोड़ने हेतु गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तारीकरण एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके जो है 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था कराई जा रही है। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए जो है 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था कराई जा रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ जो है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना है, तो लगभग 461 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत लगभग 9,500 करोड़ रुपए का जो है निवेश अनुमानित है। अब देख लेते हैं प्रदेश की आर्थिक स्थिति। तो नीति आयोग के द्वारा जो है वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक की अवधि के लिए राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य यानी फ्रंट रनर की श्रेणी में है। समेकित फिजिकल हेल्थ इंडेक्स पूर्व वर्ष की तुलना में 2022-23 से बढ़कर 45.9 हो गया है। आरबीआई के द्वारा राज्यों के बजट के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट के अनुमान अनुसार देश के सभी राज्यों की स्वयं के कर प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है 2022-23, 2023-24 और 2025 में क्रमशः 9.9%, 10.5% और 11.6% रहा है, जो महाराष्ट्र के बाद देश में सर्वाधिक है। इस अवधि में जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सभी राज्यों का विकास व्यय जो क्रमशः है 10.9, 11.9 और 12% रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में औसत जो है 13.98, 16 एवं 16.7% रहा है। प्रदेश की ऋणग्रस्तता जो वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर जीएसडीपी का 36.7% थी, घटकर वर्ष 2022-23 के वास्तविक आंकड़ों में जो है 30.4% हो गई है।
वर्ष 2017-18 में प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था की जीएसडीपी मात्र 12.89 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर थी, जिसके वर्ष 2024-25 दोगुना 27.51 लाख करोड़ रुपए रहने तथा 2025-26 के अंत तक इसके 30.77 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का जो है अनुमान है। प्रदेश में विकास दर में वृद्धि करने वाले राज्यों में अब अग्रणी स्थान पर है। वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय जीडीपी की वृद्धि दर प्रचलित मूल्य पर 9.6%, जबकि प्रदेश की वृद्धि दर 11.6% रही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय मात्र 52,671 रुपये थी। मात्र 3 वर्ष की अवधि में प्रति व्यक्ति आय 2019-20 से बढ़कर जो है 65,660 रुपये के स्तर पर पहुँच गई है। इसके बाद जो है वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 93,514 हो गई है। वित्तीय वर्ष 2024 में इसके 1 लाख रुपये से अधिक हो जाने का अनुमान है। आय में वृद्धि दर भी पहले 12.2% से बढ़कर अब 12.5% जो है हो गई है। वर्ष 2022-23 में कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का राज्य एवं अर्थव्यवस्था में योगदान क्रमशः 24%, 30% और 46% स्थिर कीमतों पर रहा है। हाल ही में जारी भारतीय स्टेट बैंक का रिपोर्ट अनुसार जो है भारत को जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के स्तर पर पहुंचाने में जो है उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण भूमिका होगी। रिपोर्ट में जो है यूपी को भविष्य में लैंड ऑफ मिडनाइट सन बताया जा रहा है, जो दर्शाता है कि प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश प्रतिवर्ष 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात कर देश के कुल निर्यात में 11% हिस्सेदारी रखता है। उत्तर प्रदेश डिजिटल लेन देन में जो है अग्रणी 2024 में जो है 1024 करोड़ से अधिक का लेन देन हुआ। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में 8 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन में 10 गुना का जो है बढ़ोतरी हुई है। तो 25 मार्च 2025 को जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने विगत 8 वर्षों में राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन में 10 गुना बढ़ोतरी होने की घोषणा की। 2017 में जो है सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता जो थी 288 मेगावाट और उत्तर प्रदेश में एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण UPNEDA ने इसकी जो है घोषणा वर्तमान सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उत्सव के दौरान की। उत्सव में जो है राज्य की सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता जो है 2653 मेगावाट हो गई है। सौर ऊर्जा नीति 2022 में 5 वर्षों के दौरान 22,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का जो है लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है अंतर्देशीय जल परिवहन का नया क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में। तो ध्यान रखना है 23 जनवरी 2025 को भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वाराणसी में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है। इस कदम का उद्देश्य राष्ट्रीय जलमार्गों को विशेष रूप से गंगा नदी के किनारे विकास और प्रबंधन को जो है तेज करना है। IWAI के वर्तमान में जो है गुवाहाटी हुआ, पटना तथा कोच्चि, भुवनेश्वर, कोलकाता और वाराणसी में 6 क्षेत्रीय कार्यालय हो गए हैं। वाराणसी एक प्रमुख नदी तटीय शहर और धार्मिक पर्यटन केंद्र होने के नाते इस तरह के कार्यालय के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। वाराणसी कार्यालय विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित जलमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभा रहा है। इस परियोजना का जो उद्देश्य है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यानी कि जो गंगा नदी पर है को विकसित करना और अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे में जो है सुधार करना। अब देख लेते हैं धनौरी वेटलैंड। तो जो धनौरी वेटलैंड है, जनवरी 2025 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT ने उत्तर प्रदेश सरकार को धनौरी वेटलैंड के रूप में अधिसूचना के बारे में एक विस्तृत स्थित रिपोर्ट प्रदान करने का निर्देश दिया।
धनौरी जो जलाशय या वेटलैंड जेवर एयरपोर्ट के पास गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। धनौरी वेटलैंड गौतम बुद्ध नगर जिले उत्तर प्रदेश के जो जेवर एयरपोर्ट के पास स्थित है। यह विभिन्न पक्षी प्रजातियों जिनमें जो है लुप्तप्राय सारस क्रेन भी शामिल हैं के लिए जो है महत्वपूर्ण आवास है। उत्तर प्रदेश सरकार धनौरी वेटलैंड को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है, लेकिन एनजीटी ने इस प्रक्रिया में देरी पर चिंता व्यक्त की है। प्रस्तावित धनौरी आर्द्रभूमि 112.89 हेक्टेयर में विस्तृत है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में देश का पहला बायोपॉलिमर प्लांट। तो ध्यान रखना है 22 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लखीमपुर खीरी जिले के कुंभी में भारत के पहले बायोपॉलिमर प्लांट की जो है आधारशिला रखी है। बायोपॉलिमर प्लांट जो है बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड के द्वारा 2,750 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से जो है स्थापित किया जा रहा है। इस कुंभी में स्थित जो है मौजूदा चीनी फैक्ट्री के बगल में रणनीतिक रूप से स्थित किया गया है, जिससे जो है संचालन में समन्वय और आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता में वृद्धि होगी। इस प्लांट का मुख्य जो उद्देश्य है पारंपरिक प्लास्टिक को जो है बायोपॉलिमर में परिवर्तित करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। प्लांट प्रत्येक वर्ष जो है 80,000 टन पॉलीलैक्टिक एसिड यानी PLA का उत्पादन करेगा, जिसका उपयोग जो है पर्यावरण अनुकूल उत्पादों जैसे कि डिस्पोजल बोतलें हुआ, प्लेट्स, कप और बैग बचाने में किया जाएगा। यह उत्पाद जो है जैव अक्रमणीय होते हैं और 3 से 6 महीने के भीतर जो है विघटित हो जाते हैं। नेक्स्ट है लखनऊ में जो है ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण आरंभ। तो 20 फरवरी 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की कि मई जून 2025-26 तक लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइलों का जो है निर्माण शुरू हो जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ अन्य रक्षा उपकरणों का भी लखनऊ में निर्माण किया जाएगा। मिसाइलों को निर्माण इकाई तक ले जाने के लिए एक रेलवे ट्रैक की योजना भी बनाई गई है। इस परियोजना में जो है रूसी वैज्ञानिक भारतीय समकक्ष के साथ सहयोग करेंगे। यह परियोजना रक्षा गलियारा पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करना है। इस गलियारे का उद्देश्य भारत की रक्षा उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाकर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र। तो देश का जो है पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र यूपी में बनाने की घोषणा राज्य सरकार के लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री ने मार्च 2025 में की। कानपुर देहात में लगने वाली इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कपड़ा नहीं बल्कि कपड़ा बनाने वाली मशीनों का निर्माण होगा। यह मशीनें जो हैं वर्तमान में दक्षिण कोरिया, चीन, यूरोप से आयात करनी पड़ती हैं। इन मशीनों की आयात पर जो है 40,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाता है, जो आने वाले दिनों में 4 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। इस तरह की जो परियोजना चालू होने से जो है देश भर की टेक्सटाइल कंपनियां इस तरह की मशीनों आयात करने की जगह उत्तर प्रदेश से प्राप्त कर सकेंगी। यही नहीं, लखनऊ में बन रहे मेगा मित्र टेक्सटाइल पार्क व 10 अन्य टेक्सटाइल पार्कों में अपनी परियोजना लगाने वाले निवेशकों की मांग में भी इससे पूरी होगी। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के हापुड़, मऊ, कानपुर हुआ, बाराबंकी, भदोही, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, हरदोई और संत कबीर नगर में जो है 10 नए टेक्सटाइल पार्क के निर्माण की जो है घोषणा की है। टेक्सटाइल मशीन निर्माण प्लांट के लिए जो है कानपुर देहात में जो है भोगनीपुर के पास चपरघटा के करीब 875 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। यह कानपुर एयरपोर्ट से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यह प्लांट लगभग वो प्ले मॉडल पर जो है तैयार होगा। पार्क के अंदर जो है 200 से अधिक बड़ी और मध्यम इकाइयाँ जो है स्थापित किए जाएंगे, जिसमें जो है 1.5 लाख लोगों को जो है रोजगार मिलेगा। हमने देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में रडार फैक्ट्री। तो उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट जो है बिझमाई गांव में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जो है 400 एकड़ रुपए की लागत से रडार बनाने की जो है फैक्ट्री है स्थापित की जा रही है। यह फैक्ट्री जो है भारत की हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा जो है स्थापित की जा रही है और इससे जो है देश की रक्षा प्रणाली में सुधार होगा। नेक्स्ट है उत्तर
वाराणसी में बनेगी डॉल्फिन सफारी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है 22 मार्च 2025 को वाराणसी में डॉल्फिन सफारी के निर्माण की जो है घोषणा की है। इस सफारी को जिले के कैथी से ढकवा गांव के बीच जो है प्रस्तावित किया गया है। वाराणसी के कैथी से ढकवा गांव के बीच डॉल्फिनों की जो है संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। वाराणसी जनपद में जो है गंगा नदी में डॉल्फिन संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार ने गंगा डॉल्फिन या डॉल्फिन मित्र की नियुक्ति की रखी है। उत्तर प्रदेश के 3 हेरिटेज इमारतें होटल के रूप में विकसित। तो उत्तर प्रदेश की जो 3 हेरिटेज इमारतें हैं उन्हें जो है होटल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो 12 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य 3 हेरिटेज इमारतों को जो है होटल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, जिनमें से शामिल है लखनऊ की रोशन उद्दौला छतर मंजिल और मिर्जापुर जिले में स्थित चुनार किला। इन इमारतों को जो है जैसलमेर के सूर्यगढ़ की तर्ज पर जो है हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह निर्माण राज्य हेरिटेज संपत्तियों को पुनर्जीवित करने और उनके पुराने गौरव को बहाल करने के साथ साथ ही राजस्व को बढ़ावा देने के लिए भी किया गया है। नेक्स्ट है वाराणसी व प्रयागराज को मिलाकर क्षेत्रीय प्राधिकरण के गठन की योजना। तो वाराणसी व प्रयागराज के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इन दोनों जिलों को जो है मिलाकर एक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन की उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना तैयार की है। इन दोनों के बीच आने वाले 5 जिलों को शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्राधिकरण में कुल 7 जिले शामिल होंगे। यह 7 जिले जो हैं प्रयागराज, वाराणसी के अतिरिक्त चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर व भदोही होंगे जिनका कुल क्षेत्रफल 22,000 वर्ग किमी से भी अधिक होगा। इस क्षेत्र के प्राधिकरण का विकास जो है धार्मिक विकास क्षेत्र के रूप में किया जाएगा। इससे इस संपूर्ण क्षेत्र में धार्मिक उद्योग व धार्मिक पर्यटन को जो है बढ़ावा मिलेगा तथा साथ ही औद्योगिक क्षेत्र के नॉलेज पार्क को भी व्यवस्थित किया जाएगा। अत्याधुनिक तकनीकी से युक्त इस क्षेत्र के विकास से अस्थायी जो लोगों के लिए जो है रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट है टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए राइज ऐप लॉन्च। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने टीकाकरण कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जो है रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट यानी राइज ऐप जो है फरवरी 2025 में लॉन्च किया। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है स्टाफ नर्स, सहायक नर्स, मिडवाइफ, एएनएम और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए जो है विकसित किया गया है, जिससे वे बच्चों के नियमित टीकाकरण की निगरानी और प्रबंधन अत्यधिक दक्षता से कर सकेंगी। इस पहल का जो उद्देश्य है टीकाकरण कवरेज बढ़ाना, टीकाकरण से बचने वाली परिवारों की पहचान करना और समुचित टीकाकरण सुनिश्चित करना है। यह ऐप जो है पारंपरिक प्रशिक्षण पद्धतियों को डिजिटल शिक्षण में बदलकर टीकाकरण की सुरक्षा और प्रभावशीलता को जो है बढ़ाने का कार्य करेगा। राइज ऐप एक डिजिटल प्रशिक्षण और निगरानी प्लेटफॉर्म है, जिससे जो है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के टीकाकरण कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता देने के लिए जो है विकसित किया गया है। यह रात्रिकालीन लैंडिंग का सफल अभ्यास किया शाहजहांपुर में। तो जून 2025 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को की क्रिएटिविटी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया गया है? तो है लखनऊ। ध्यान रखना है आप लोगों को। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना का डिजिटलीकरण किया है? तो है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है भारत के प्रमुख रियल एस्टेट निवेश स्थल के रूप में उभरा है? तो नोएडा ये है। ध्यान रखना ऑनलाइन है क्वेश्चन, क्योंकि अब समाप्त हो गया है, जनवरी तक था। हाल ही में किस माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में उत्तर प्रदेश जो है शीर्ष राज्य बन गया है? तो यह गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी GeM। वाराणसी उत्तर प्रदेश के वह ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की जो है घोषणा की है, तो है ललित उपाध्याय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 अप्रैल 2025 को प्रदेश में कहाँ पर निजी क्षेत्र के सबसे बड़े इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है? तो किया है गोरखपुर।
गीडा के सेक्टर 26 में। वह प्रतिष्ठित मीडिया रणनीतिकार बिगिनर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक, जिन्हें 31 मार्च 2025 को प्रदेश के प्रतिष्ठित अनमोल रत्न पुरस्कार से प्रदान किया गया, तो है निखिल सिंघन। 20 फरवरी 2025 को विधानसभा में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 का आकार क्या है, तो 8,0736 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2025-26 में राज्य की कुल प्रति व्यक्ति आय 2023-24 की कितना अनुमानित है, वह है 93,514 रुपये। नेक्स्ट है, वर्ष 2023-24 में प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही, तो रही 11.636%। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में कहाँ पर देश का पहला AICT बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, तो यह लखनऊ में। किसानों की आय में वृद्धि के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने उत्तर प्रदेश के लिए $325.16 मिलियन का ऋण जो है स्वीकृत किया है, तो ये किया है विश्व बैंक ने। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों जिनको मिलाकर एक धार्मिक सर्किट बनाने की राज्य सरकार ने घोषणा की है, वो कौन कौन से जिले हैं, तो यह हैं प्रयागराज, वाराणसी जिसे काशी कहते हैं, चंदौली है, गाजीपुर है, जौनपुर है, मिर्जापुर है और भदोही हैं। नेक्स्ट है, 16 से 17 फरवरी 2025 के बीच उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया, तो किया गया है प्रयागराज में। 7 से 9 मार्च 2025 तक बनारस के होटल ताज में आयोजित बनारस लिस्ट फेस्ट में किस उपन्यासकार को उसके उपन्यास द पेशेंट इन बोर्ड नंबर 12 के लिए रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड श्रेणी में बनारस लिट फेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो है राजकमल झा को। नेक्स्ट है, 28 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी, तो थी स्कोप ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी इन नेचुरल साइंसेज। 28 से 29 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश कहाँ पर जो है राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का जो है आयोजन किया गया है, तो किया गया है लखनऊ विधानसभा में। नेक्स्ट है, इस महोत्सव का उद्देश्य जो है युवाओं की नीति निर्माण में भागीदारी देना और लोकतांत्रिक मूल्यों को जो है सशक्त बनाना है। 27 से 30 मार्च 2025 के बीच उत्तर प्रदेश में कहाँ पर टेक्निकल फेस्टिवल टेककृत 2025 का आयोजन किया गया है, तो किया गया है IIT कानपुर में। स्वयं सहायता समूह के सहयोग से राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी बनाने के लिए जो है दीदी प्रेरणा कैंटीन की शुरुआत जो है 27 फरवरी 2025 को कहाँ पर की गई, तो की गई है कानपुर में। उत्तर प्रदेश में जो है कहाँ पर 25 फरवरी 2025 को हैंड प्रिंट लेने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, तो ये कहाँ बनाया गया है, महाकुंभ प्रयागराज में। दुनिया का सबसे बड़ा जो है इलेक्ट्रॉनिक शो इलेक्रामा 2025 का आयोजन 22 से 26 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया गया, तो किया गया है नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में। 24 फरवरी 2025 को RBI के द्वारा लखनऊ में आयोजित वित्तीय जागरूकता कैंप अभियान की थीम क्या थी, ये थी वित्तीय समझदारी समृद्धि नारी। 15 से 24 फरवरी 2025 तक प्रदेश में कहाँ पर काशी तमिल संगम KTS 3.0 आयोजित किया गया, तो किया गया है वाराणसी में। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन 2022-23 फरवरी 2025 को कहाँ पर किया गया, तो किया गया है पीलीभीत में। नेक्स्ट है, 1 मार्च 2025 को प्रदेश में कहाँ से डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत हुई, तो हुई है सीतापुर से। 7 से 8 मार्च 2025 को AI पर चुनौतियाँ और अवसर इंजीनियरिंग तथा प्रबंधन अनुप्रयोग COAIEMA 2025 पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, तो किया गया है लखनऊ में। कुशीनगर स्थित कलवावती देवी स्मृति न्यास द्वारा प्रदत्त अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 7 मार्च 2025 को किसे दिया गया, एक दिया गया है कथाकार उदय प्रकाश को।
वाराणसी नगर निगम का वह गांव जहां राज्य सरकार ने 300 बीघा जमीन पर वन क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की है तो है डोमरी गांव। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को अत्यधिक प्रभावी बनाने के लिए किस ऐप का लॉन्च किया है? राइजेप, रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट। 7 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश ने जो है कहाँ पर हैदराबाद के बाद भारत के दूसरे सबसे बड़ा माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपमेंट सेंटर का शिलान्यास किया तो किया है नोएडा में। नेक्स्ट है रात्रिकालीन लैंडिंग का सफल अभ्यास किया गया तो किया गया है शाहजहांपुर में। जून 2025-26 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को के क्रिएटिविटी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया गया है तो किया गया है लखनऊ में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के डिजिटीकरण किया है तो किया है राष्ट्रीय पारिवारिक जो योजना है। ये पीडीएफ जो है दोबारा लग गया है, इसे हम लोग उस बार मतलब अगले पीडीएफ में पढ़े थे तो वहीं लग गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जी हाँ, यहाँ से इसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि 7 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हैदराबाद के बाद भारत के दूसरे सबसे बड़ा माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपमेंट सेंटर का भी शिलान्यास किया गया तो नोएडा में। अब आगे है, इस सेंटर में क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई और साइबर सिक्योरिटी से संबंधित जो है तकनीकों पर ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 10 मार्च 2025 को हुई कैबिनेट की बैठक में गेहूं का कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है घोषित करते हुए वर्ष 17 मार्च से 15 जून तक सरकारी खरीद का निर्णय लिया गया है तो दिया गया है 2425 रुपये प्रति क्विंटल। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर जो है स्वतंत्रता सेनानी जीतू पांडे की स्मृति में जो है स्मारक बनाने की घोषणा की है तो की है बलिया में। 11 से 13 मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश में कहाँ पर जो है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया तो किया गया है गोरखपुर में। नेक्स्ट है, 13 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कितने नगर निगमों को जो है सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की जो है घोषणा की है तो की है सभी 17 नगर निगमों में। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के किन इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की जो है घोषणा की है तो ये की है हेरिटेज भवन को। नेक्स्ट है, 10 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कहाँ पर स्थित महर्षि दधीची कुंड को राज्य की पर्यटन केंद्र बनाने की जो है घोषणा की है तो की है सीतापुर में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश स्थित भारत का वह पावर प्लांट जिससे जो है हाल ही में पावर प्लांट से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को मेथनॉल गैस में बदलने में सफलता प्राप्त कर ऐसा करने वाला पहला पावर प्लांट बना है तो यह एनटीपीसी विंध्याचल जो मिर्जापुर में है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां 19 मार्च 2025 का दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत की गई है तो की गई है ग्रेटर नोएडा में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के किस प्राणी उद्यान में जो है हाथी बचाओ केंद्र का जो है उद्घाटन किया तो किया है शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान जो गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने हाल ही में टाइगर सफारी की तर्ज पर कहाँ पर जो है डॉल्फिन जो है सफारी शुरू करने की जो घोषणा की है तो की है वाराणसी में। वह जी यहाँ तक था जो घटना साथ थी उत्तर प्रदेश का 2025 का, ये आप लोगों को मैं करा दिया हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।